पैनल सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है संदीप वागले, गौरांग शाह, आशीष चतुर्मुथा और किरण जाधव। आइए नजर डाल लेते हैं किस तरह का कारोबार होने की आज है उम्मीद। एसजीएक्स निफ्टी वाह थोड़ी तो कमजोरी कम हुई है, 17 अंक की रह गया। रात को तो 35-40 पॉइंट नीचे दिख रहा था, तो कम से कम थोड़ा कमजोरी कम होती दिख रही है। क्या एशियाई बाजारों में रिकवरी है? थोड़ी नजर डाल लें एक बार एशिया में किस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ओके, और निक्केई 1/4%, हांगकांग आधा % मिला जुला, वही थोड़ा सुस्ती थोड़ी कमजोरी वाला मामला है। लेकिन उसकी वजह साफ है कि अमेरिका के बाजार कल देर रात काफ़ी कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए। साइबर अटैक की वजह से थोड़ा कारोबार ठप भी हुआ और 100 पॉइंट नीचे, 98 पॉइंट नीचे डाउ जाकर बंद हुआ। नैस्डैक तो ज़्यादा कमजोर था, 1.5% होना भी चाहिए। जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिक्कतें हो तो टेक्नोलॉजी वाले एक्सचेंज को तो ज़्यादा गिरना चाहिए। तो कल नैस्डैक 1.5% नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा है। तो ये कल का कारोबार रहा। लेकिन जहाँ तक आज भारतीय बाजारों का सवाल है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 9,500 के ऊपर टिक पाते हैं या नीचे बने रहते हैं और उसके बाद दबाव किस तरफ बनता है। जो स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं कल के सेशन में, ग्रासिम आज रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया वागले साहब की। लेकिन एक और स्टॉक है आदित्य बिरला नुओ, कल मैं देख रहा था जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है, फ्रेश पोजीशन बनी है 4%। ये भी स्टॉक जाकर मजबूत बंद हुआ है। जाहिर सी बात है कि ग्रासिम में भी नुओ मर्जर के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से चल रहा है। ये बताएं आशीष, दोनों में से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ज्यादा बेहतर कौन सा है अगर खरीदारी करनी है तो? अनिल जी, मेरे हिसाब से दोनों ही काफ़ी बेहतर दोनों ठीक है, बिल्कुल काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि लास्ट 2 दिनों में बड़े मुंह आए तो शायद थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आए, बट इवेंचुअली अगर से मैं इसको पोजिशनल कॉल लेना चाहूँ तो मुझे लगता है दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और आदित्य बिरला नोवो के अंदर हमने अपने क्लाइंट्स को 1940 के टारगेट्स रिकमेंड किए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले एक से 1.5 महीने के अंदर में 1940 सीरीज के अगली सीरीज जुलाई सीरीज में आ सकते हैं, क्योंकि अनिल जी जनरली ये स्लो ये कंसोलिडेशन के रेंज में रहता है और जब भी चलते तो ये बड़े मूव दिखाते हैं। इनफैक्ट इसी सीरीज में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 110 रुपीज का अपसाइड हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, पर अगर से डिप मिलती है तो खरीदिए। 1790 के आसपास मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेट आदित्य बिरला नोवो हो सकता है। 1770 के स्टॉप लॉस होंगे और ऊपर में 1910 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। किरण जी, आप जी पर तो बेरिश हैं, एसीसी, जी, ओबीसी, कैन बैंक आपने कहा है बेचकर चलें। क्या डिश टीवी भी आपको कमज़ोर लगता है? यहाँ पर आपको लगता है तेज़ी हो सकती है? आज दरअसल सीएलएसए ने जो लक्ष्य दिया है वो काफ़ी एग्रेसिव है और वो कह रहे हैं कि जो वीडियोकॉन का डीटीएच इन्होंने ख़रीदा है उसके मर्जर के बाद प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत गिरावट यहाँ हो चुकी है। बढ़ सकता है क्या डिश टीवी? बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं इमीडिएटली। अच्छा खासा क्रैक आ गया है, 113 से लेके करीबन 72 रुपीज का लो लगा है। उसके पहले हमने देखा था करीबन फरवरी 2016 में एक लो बनाया था इस स्टॉक ने करीबन 64-63 का। तो करंट लेवल से 62-63 तक एक अच्छा सपोर्ट बैंड रहेगा। तो मैं ये अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बेस्ट के सिनेरियो ये बाउंस बैक में 82 तक जा सकता है। इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। शायद करंट लेवल से 80 का बैंड रहेगा और उसके बाद अगर निकलता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ही मैं बुलिश रहूंगा। नहीं तो अगर एक पुल बैक आता है तो ये बिकवाली करने के ही मौके होंगे। ओके, बिकवाली करें ऊपरी स्तरों पर 112 के लक्ष्य सीएलएसए के जरूर हैं, लेकिन चार्ट्स पर हैं कमजोर। देख लेते हैं आज किस तरह की शुरुआत होती दिख रही है। ओह, सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी पर 37 अंकों की मजबूती, 9,550 के बेहद करीब। और उसकी वजह है एकमात्र स्टॉक भारतीय एयरटेल जो 10% मजबूत दिख रहा है पहली टिक पर। जाहिर सी बात इतना ऊपर तो खुलेगा नहीं, लेकिन रुपए की शुरुआत हो चुकी है और 2 पैसे की कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट में हुई है शुरुआत। 64.55 पर यह है भारतीय बाजारों में इस वक्त करेंसी मार्केट का हाल। शुरुआती कारोबार में 2 पैसे की कमजोरी, तो कह सकते हैं कुछ खास रुझान नहीं है, एकदम फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है रुपया इस वक्त। आइए देख लेते हैं स्टॉक्स कौन से एक्शन में दिख रहे हैं। कल निचले स्तरों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ी उछाल दिखी है। बीपी, एचपी, आईओसी ऊपर जाकर बंद हुए थे, आज फिर से यहाँ पर मजबूती दिख रही है पहली टिक पे कम से कम। लेकिन आईओसी अब 4% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% नीचे। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आज शुरुआती कारोबार में इस वक्त। और खबरों के दम पर अगर आप देखें तो एक्शन कोई खास, जेपी इंफ्रा ये स्टॉक कल की तेजी के बाद आज फिर से 20% ऊपर दिख रहा है पहली टिक पर। जेपी पावर 4% ऊपर दिख रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट कल काफ़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया था, अब भी वायदा कारोबार के बैंड से बाहर तो नहीं निकला है। जेपी एसोसिएट के चार्ट्स पर ही एक राय ले ली जाए। हाँ, वागले साहब कल शाम को हम जब फेसबुक लाइव करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई जेपी एसोसिएट अब क्या करें। तो उन लोगों के लिए जिनके जो डिलीवरी लेकर अटके हुए हैं ऊपर के भाव पे, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने नीचे में बेचा नहीं है। ये बताइए कि
अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखे हूँ जिनके पास डिलीवरी पड़ी है, और टारगेट 22 से कुछ और ऊपर रिवाइज करेंगे आप? 22 तो आ गया आपका, 22.5 का तो कल आ गया। हाँ। स्टॉप लॉस 18 तक रिवाइज कर सकते हैं, 18 के थोड़े नीचे। 18 के नीचे जाए तो ही डिलीवरी के बारे में सोचे। हाँ, और मुझे लगता है ये 22, 22.5 के ऊपर जाएगा, 25-26 के आसपास तक तो जाएगा, शायद 30 एक तक बार जा 22, सकता है। 22.5 के ऊपर टिकना चाहिए। टिक गया तो 26, 25-26 शॉर्ट टर्म, और एक खाद महीने की बात करें तो ये 28-30 तक भी जा सकता है। तो बेचने की जल्दी ना करें, ठीक है। फेडरल बैंक का इस पर भी राय लेते हैं। चार्ट्स पर ये कैसा नजर आ रहा है किरण, बताइए। 2500 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा लिए हैं, अब लोन बुक को ग्रो करेंगे इस पैसे से। अच्छा डिमांड देखने को मिली है, 116 रुपए के भाव के आसपास भाव है इस समय, 112 का। क्या तेजी बन सकती है, या बैंकिंग स्टॉक्स में मूड खराब है तो छोड़ देंगे? थोड़ा मूड खराब है। अगर इसको 116 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तभी एक तेजी की रुझान दिखनी चाहिए हेमंत जी। मुझे तब तक मुझे लगता है कि अगर 116 को क्रॉस करने में सक्षम नहीं होता है स्टॉक, तो वापस एक बार 108 तक नहीं आने की संभावना है। वैसे भी बैंकिंग स्टॉक थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। ओके, तो QIP तो हो चुका है, चलिए देखते हैं। अब स्टॉक QIP के भाव से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन देख लेते हैं आज के लिए आपको ट्रेडिंग आइडियाज कौन से नजर में रखने चाहिए। स्टॉक 2020 के मैच में 7:30 से 8 के बीच में बताए हैं 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे दोनों ही कैप्टन्स ने। आइए देखते हैं आज के मैच का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। टाटा ग्रुप के ऊपर फोकस किया गया है क्योंकि लंदन में बोर्ड बैठक होने वाली है आज से लेकर शुक्रवार तक टाटा समूह की, और वहां पर नई स्ट्रैटेजीज के ऊपर बातचीत होगी। तो टाटा स्टील, टिन प्लेट, टाटा मेटेलिक्स, टाटा स्पॉन्ज और डिपेंडेबल का दर्जा भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी को दिया है। इस पूरे पैक पर रखिएगा नजर अब से लेकर शुक्रवार तक, और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जय भारत मारुति में भी अब 8000 से ऊपर के टारगेट्स मारुति के लिए नमूना दे रहा है, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। क्विक हील जिस तरह से दुनिया में बड़ा साइबर हमला हुआ है, इसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। रेमंड, लिबर्टी शू और ज़ोडिएक क्लॉथिंग, दरअसल ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अब आपको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स लूज करेगा जीएसटी के चलते, और ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा होगा। इस थीम पर ये 3 शेयरों को टीम में शामिल किया गया है। मिली-जुली टीम के तौर पे पेश किया। यहाँ पे इंडिया बुल्स में सब्सिडरी को बेल आउट किया, अच्छी खबर है। फेडरल बैंक का QIP 116 पे भर गया, वो एक अच्छी खबर। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन एक मुकदमा हार गए अमेरिका में, वो नेगेटिव है। SBI में शॉर्ट करिए क्योंकि इसमें दिक्कत है प्रोविजनिंग की। हीरो मोटोमोबाइल LIC ने अपनी बिकवाली करी है। कजारिया सिरेमिक्स अपनी एक सब्सिडरी में स्टेक सेल कर रहा है। माइंडट्री का आज बाईबैक होने वाला है। और DSP ब्लैक रॉक ने एरो ग्रीन टेक में 5-6 लाख शेयर खरीदे, वो बहुत पॉजिटिव। और बॉम्बे डाइंग के आज नतीजे आने तो उस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर आज रहेगी आपकी नज़र। और देखिए प्री ओपनिंग सेशन में कई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। क्विक हील पर एक राय लेना चाहता हूँ गौरांग जी। शेयर तो बहुत अच्छा है, कंपनी का कारोबार बहुत बढ़िया है, चलता नहीं है, आज चल सकता है क्या? क्योंकि साइबर अटैक फिर से हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले भी हुए थे। क्या व्यू बनता है आपका क्विक हील पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? वेल अनफॉर्चुनेटली डिटेल कवरेज नहीं है, लेकिन आई थिंक ये जो सेक्टर और जिस सेक्टर्स में ये जुड़ा हुआ है, यू नो फायरवॉल्स वगैरह क्रिएट करने में, आई थिंक अपसाइड तब निर्भर करता है हेमंत, जब कंसिस्टेंट आपके पास ऑर्डर आए और एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर वो ऑर्डर आए, ताकि आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंटैक्ट रहे और आपके मुनाफे में लंबी अवधि के नज़रिए से इजाफे मिले। तो एक न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन अपटिक आप देख सकते हैं। अगर जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो ऊपर के स्तर पर बेचने की राय होगी। खेल इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टॉक सही बिजनेस में है, इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता इस तरह की कंपनी के। लेकिन चलता नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट बेहद खराब है, और अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदे हुए, रमेश दमानी जी जैसे और कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। लेकिन अच्छा, बेचे नहीं उन्होंने। जिस मजे की बात ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट बेहद खराब है, बेहद खराब मतलब बहुत ही खराब है। और शायद ये वजह के स्टॉक आप देखिए, थोड़ा सा चार्ट देखिए 6 महीने का, एक अंदाजा लगेगा कि क्विक हील में किस तरह की ऊपरी स्तरों से 6 महीने में जो मार पड़ी वो इसी वजह से पड़ी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो अब जब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आए तब तक
कॉन्फिडेंस बनना थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला है। ये मामला वैसे ही है, ई कॉमर्स देखिए 15% ये स्टॉक नीचे दिख रहा है 6 महीनों में, जबकि मार्केट और मिड कैप्स कहाँ से कहाँ पहुंचे। बिल्कुल सही है, वो भी तब जबकि ये साइबर अटैक जैसी खबरों के बावजूद, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़। वागले साहब, चार्ट्स कहाँ खरीदने का लेवल आएगा ये बताइए। एक चीज में जो आपने बोला, 290 को जाके वो 2 बार इन द स्पैन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स वहां से गिर गया है, अच्छी खासी गिरावट आई है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने वो लेवल्स पे बेचा है। ओके। एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, शायद वो ना ब्रेक हो, और 200-220 की रेंज में मुझे लगता है ये टाइम स्पेंड करेगा। अगर 200 ब्रेक होता है तो 170 तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये मैं लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, अनलेस ये 220-230 के ऊपर सस्टेन ट्रेडिंग करेगा। चलिए, तो काफी गिर चुका है, 220 के ऊपर ही लेना बनता है, उससे पहले भूल जाइए स्टॉक को। सेंटीमेंट के लिहाज से चल सकता है, लेकिन बहुत तगड़े रिटर्न आपको यहां से देने वाला नहीं है, ये राय एक्सपर्ट्स की निकल कर आ रही है। और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था टेलीकॉम स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, और आज फिर देखिए भारतीय एयरटेल प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। आइडिया पर भी फिर नजर रहेगी, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये पैक भी फोकस में रहेगा। वैसे तो इस सेक्टर ने भी पैसा तोड़ा ही है सबका, लेकिन किरण, कोई पुल बैक क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है? एयरटेल की बात करेंगे, अगर कोई तेजी करनी है तो, पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आता नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस करीबन 378 से 380 का है, ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस स्टॉक को। अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा है हमने पिछले 1.5 महीने में, कंसिस्टेंटली रेंज रहेगी 365 से 375 का रेंज है, पर 380 के ऊपर जब जाता है तभी मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। तब टारगेट्स करीबन 435 से लेके 450 तक देखने को मिलेंगे। ओके। नवीन फ्लोरिन ये ट्रैक करते हैं आप गौरांग? क्योंकि कल देखिए नौसिल और मफताल इंडस्ट्रीज जो इनके प्रोमोटर ग्रुप की कंपनियां, इन्होंने बेचा है, और सामने गोल्डमैन सैक्स, जीएमओ, एचएसबीसी ग्लोबल, इस तरह के फंड्स आए हैं खरीदारी करने के लिए। 2875 रुपए में कल डील हुआ था, और स्टॉक देखिए उसके बाद क्या भागा है। ये बताइए क्या करना चाहिए अगर आपके रेडार पे है तो, नहीं तो फिर मैं टेक्निकल राय लूं। देखिए, पहले तो काउंटर इलिक्विड है, लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें, और ये सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अनिल जी। और आने वाले समय में आई थिंक इस सेक्टर में और भी 2-3 कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिस पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। एक है टाटा केमिकल्स, दूसरा है पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल अगर आप इसमें शामिल करना चाहो तो। सो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज अगर आप नतीजे देखें तो बेहद ही बेहतर नतीजे, और तिमाही दर तिमाही इसमें बहुत ही शानदार सुधार। लंबी अवधि के नजरिए से इन सभी कंपनियों में बने रहने की राय होगी। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहें। नवीन फ्लोरिन कल इंटरेस्टिंग मूव देखा, देखते हैं आज ये और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी प्रकाश इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट्स देखिए जरा वागले साहब, और बताइए इस पर क्या राय है। कल एलारा कैपिटल ने 10 लाख शेयर बेचे हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज के 96 रुपए 10 पैसे में, क्या करना चाहिए? अनिल जी, व्यू तो पॉजिटिव है। Okay. चार्ट पैटर्न में कोई भी खराबी नहीं है जब तक ये स्टॉक 90 के ऊपर सस्टेन करता है। Okay. मेरे लगभग 108-110 तक का पॉजिटिव व्यू रहेगा। हाँ, शायद मार्केट के साथ थोड़ा सा हल्का सा गिरावट हो, जब तक वीकली क्लोज 90 के ऊपर रहता है मैं समझता हूँ 108-110 आने चाहिए अगले कुछ 1 से 3 महीने में। अच्छा, तेजस नेटवर्क, इसके बारे में बताइए गौरांग। कल लिस्ट हुआ, और कल ही अमानसा होल्डिंग, आकाश प्रकाश जिस फंड को चलाते हैं, देखिए उन्होंने खरीदारी करी है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदारी करी है 260 पे, अमानसा ने 265 पर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदारी करी है। कैसा लगता है ये शेयर? कल ही लिस्ट हुआ है। देखिए, पहले तो मूल्यांकन को लेकर के मुझे थोड़ा संकोच था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मूल्यांकन ऊपर की तरफ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में है वो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा ऊपर की तरफ है, खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर के। अब जीएसटी को अमल में लाने के पश्चात एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है, और नतीजों पे अगर सकारात्मक रुझान आता है तो उसके बाद मैं खरीदारी की सोचूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा दूर रहने की राय दूंगा। ओके, फिलहाल थोड़ा दूर रहें इस स्टॉक से। तेजस नेटवर्क 257 रुपए की इशू प्राइस, और इंटरेस्टिंग है कि बड़ी मुश्किल से इशू भरा, 2 गुना मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी में तो मेरे ख्याल से पूरा भी नहीं भरा, क्यूआईबी और रिटेल ने मिलकर इसे भरा, लेकिन इशू प्राइस को मेंटेन करने में कल कामयाब रहा, ये इंटरेस्टिंग बात है। और उसके बाद आकाश प्रकाश ने खरीदारी की, तो इस स्टॉक पर आज भी नजर रखिए।
लिस्टिंग के बाद दूसरा दिन है आज के सेशन में। इंडो काउंट, इस स्टॉक पर जरा राय दीजिए गौरांग, चार्ट्स देखकर, वायदा कारोबार के आंकड़े देखकर, क्योंकि कल अच्छे खासे शॉर्ट्स बने इस काउंटर पर। 6% स्टॉक नीचे जाकर बंद हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी 3 से 4% बढ़कर आया था। क्या ये सही लेवल है शॉर्ट करने का अब भी, या फिर थोड़ी देर हो चुकी है? क्योंकि मेरे ख्याल से 200 रुपए के आसपास से गिर रहा है ये शेयर। किरण, आपके लिए सवाल है। मुझे लगा आपने गौरांग बोला। अच्छा, मैंने गौरांग बोल दिया, हाँ, माफ कीजिएगा। हाँ, राइट। नहीं, दैट्स फाइन। चार्ट पैटर्न काफी खराब है, पर वर्टिकल रैली हमने देखी है, डाउनवर्ड रैली देखी है 188 से लेके 165 तक, और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स 160 के करीब है। तो 160 सपोर्ट लेता है नहीं देता है ये देखना पड़ेगा। आपने जैसे कहा बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस कल देखने को मिलेगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिली है, पर 160 अगर निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 140 के करीब आते हैं। तो 160 पे थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहिए और उसके बाद ही शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके। और पीएसयू बैंक शायद आज भी देखिए कमजोरी को में आगे आ सकते हैं। पीएनबी, एसबीआई, देना बैंक, ये सारे के सारे शेयर कमजोरी के साथ खुलने के संकेत देते हुए। केशोराम इंडस्ट्रीज पर नजर रखिएगा, यहाँ पर मोटर्स ने कुछ और शेयरों को गिरवी रखा है, तो ये खबर नेगेटिव साइड पर मानी जाएगी। लेकिन पीएसयू बैंक साहब, गौरांग जी, ये जो ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी आरबीआई के नए नियमों के तहत, 12 लेंडर्स के नाम सामने जो आए हैं जिस पे अब एनपीएस का डर था इनको, अब बैंक्स में क्या और गिरावट बनती है आज के दिन, या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी? हेमंत, पहले तो जो बैंक निफ्टी या बैंकेक्स ने सहारा दिया पूरे ऊपर के तरफ के पड़ाव में, वो काबिल तारीफ। कल अगर आप बैंक निफ्टी पर देखें तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से गिरावट बैंक निफ्टी में, और सबसे ज़्यादा योगदान बाजार को नीचे लेके जाने में बैंक निफ्टी का था या निफ्टी बैंक का था। एक तो यहाँ से एक थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है। दूसरी बात, एक पूरा मर्जर जो विलय सरकार मन बना रही है उसको लेकर के थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है नकारात्मक परिस्थिति। और ये जो हेयरकट को लेकर के, और आने वाले समय में और भी नाम अगर आईबीसी के तहत यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत आते हैं तो शायद चिंताजनक माहौल हो सकता है। हमारी पसंद रही है लंबी अवधि के नज़रिए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 नाम है जो हमें पसंद है, और शायद थोड़ी बहुत, और इसमें से अगर 2 नाम मैं चुनना चाहूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के भारतीय बाजारों की। और इस बीच देख सकते हैं आपके प्री ओपनिंग सेशन में बाजार मजबूत है। सेंसेक्स निफ्टी जहां 17-18 पॉइंट नीचे दिख रहा था, उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और 9 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की कमजोरी दिख रही थी। 40 अंकों की तेजी के साथ भारतीय बाजारों ने हरे निशान के साथ की है शुरुआत, लेकिन निफ्टी एकदम फ्लैट 2 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो शांत शुरुआत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 1/4% का नुकसान मिड कैप शेयरों में अब भी दिखेगा, और बैंक निफ्टी 25 अंक नीचे खुलता हो। तो मिला जुला कारोबार है। कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं? प्राइवेट बैंक थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी होती दिख रही है। मारुति में खरीदारी होती दिख रही है, 1/3% मजबूत है। गेल 0.5% मजबूत है। तो ये कुछ एक स्टॉक हैं जो 0.5 से 1% मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है। टाटा पावर कल जो स्टॉक काफी एक्शन में था, आज फिर से 0.5% मजबूत होता हुआ। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालें। जी, जो किरण ने कहा था कि शॉर्ट कीजिए, आप देखिए स्टॉक 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर है इस वक्त निफ्टी का बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई दोनों ही कमजोर खुलते दिख रहे हैं, 1-1%। इंडसइंड बैंक पर नुकसान है। आईटीसी पर नुकसान 1-1.25% का होता दिख रहा है। सन फार्मा पर नुकसान हो रहा था। कुछ सेक्टर दिग्गज फिसलते दिख रहे हैं, जिनमें आईटीसी हो गया, एफएमसीजी में सन फार्मा हो गया, सीमेंट में एसीसी हो गया, ये सब के सब कमजोर। एशियन पेंट्स इनफैक्ट 1.25% कमजोर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी। तो यहाँ से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। दबाव अब बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा सेंसेक्स और निफ्टी में, जहाँ 47 अंकों का नुकसान आपको सेंसेक्स में नजर आएगा, और निफ्टी अब 9,500 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में नुकसान 100 अंकों का, 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स होता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी भी कमजोर होता दिख रहा है। जेपी इंफ्रा अब भी 13% मजबूत है। आज के सेशन में यहाँ अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। डिश टीवी में बढ़िया खरीदारी है। दिलीप बिल्डकॉन 1% मजबूत खुलता दिख रहा है एफआईसी की रिपोर्ट्स के बाद में। यहाँ पर एक्शन तेजी की तरफ। ओबीसी, एसआरएफ जैसे शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने शॉर्ट करने की राय दी। बजाज फाइनेंस, केनरा बैंक, ये तमाम शेयर कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर नुकसान साफ तौर पर है। कमजोरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से टूटते नहीं दिख रहे हैं।
9,500 के आसपास ओपन होकर स्टेबल होने की कोशिश निफ्टी में होती हुई दिख रही है, लेकिन मिड कैप शेयरों में प्रेशर अब भी बरकरार है और आप देख सकते हैं बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आधी है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। लेकिन मजबूत शेयर अगर आज के सेशन में कोई सबसे बेहतरीन है वायदा कारोबार में तो वो है अदानी एंटरप्राइजेस, जहां 2.5% की मजबूती है और फोर्टिस हेल्थकेयर आज पिछले 2 दिनों की कमजोरी से उबरने की कोशिश करता हुआ 2% मजबूत। बिल्कुल, बलरामपुर चीनी, गेल कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ। डिश टीवी, जहां बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने खरीदारी करने की राय दी है, CLSA का 112 का टारगेट है, ये देखिए 1.25% मजबूती के साथ खुला है। HPCL में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से गिरावट हो गई है काफ़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए, तो HPCL में भी तेजी देखने को मिल रही है। पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा सुधरता हुआ, HPCL ही नहीं देखिए BPCL में भी तेजी होती हुई आज के दिन नजर आ रही है। लेकिन कमजोर तो वही पॉकेट है जो कल भी कमजोर थी, जहां PSU पॉकेट देखिए टॉप 10 FNO लूजर्स में करीब 4 से 5 PSU बैंक ही हैं और PNB इसको लीड करता हुआ। OBC में भी कमजोरी देखी जा रही है, इंडियन बैंक भी देखिए कमजोर है, सिंडिकेट बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग देखी जा रही है PSU बैंक्स में आज फिर से, कल बड़ी गिरावट के बाद, तो ये थोड़ी चिंता की बात। और इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है और इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए खुलते ही गिरने वाले शेयरों के फेवर में, एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर इस समय दिख रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ 1% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मारुति, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो बाजार थोड़े अब 9,500 के नीचे होकर कल के लोस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है इस वक्त। लेकिन TTML देखिए अब 10% ऊपर है। कल हम वागले साहब से ब्रेक में कह रहे थे कि TTML, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, यहाँ पर कुछ खबरें भी आई हैं कि पता नहीं टाटा ग्रुप अपने इस कारोबार को बेच सकता है। अब देखिए इन खबरों के चलते, रूमर्स के चलते 9%, 9.5% की तेजी देखने को मिली। अच्छा, वीक क्वालिटी यानी जहाँ है, JP इंफ्रा 15% ऊपर, तो जो कमजोर क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं लगता है उन्हीं का दिन है। JP ग्रुप पूरा का पूरा देखिए वही चल रहा है खबरों के दम पर। हाँ, खबरों के दम पर। तो ये हाल इस समय देखने को मिल रहा है। JP ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। TTML पर कोई राय सर? हेमंत, मुझे लगता है ये 20% कैटेगरी में स्टॉक होगा और लेकिन ये बहुत बार ऊपर जाके फिर फंसा देता है, ये केयरफुल रहना होगा। जिनके पास है वो निकल जाए इस समय या फिर नहीं, मुझे लगता है स्टॉप लॉस टेल करते रहें, वही वाला 8.5 से 9 तक जाने की चांसेस अच्छे हैं। तो आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखे जो कि 6.5 है, 650। लेकिन एक स्टॉक जो बिना खबर के बढ़ रहा है, जो कल आखिरी आधे घंटे में भी बढ़ा, आज भी बढ़ रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस, जो मेरे ख्याल से आशीष जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था जी। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर है, ओपन इंटरेस्ट में 5.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। कुछ तो इसका मतलब डेवलपमेंट क्लियर कट है, क्योंकि कल का आखिरी आधे घंटे का मूव और आज सुबह सुबह जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है, एक्शन तो हो रहा है। क्योंकि आशीष जी की तो रिकमेंडेशन है ही खरीदारी की। वागले साहब, अब आप बताइए, आशीष जी के भी रिकमेंडेशन चला देते ताकि उनके लेवल्स पता चलेंगे। वागले साहब, आपकी क्या राय है इस पर? मेरे हिसाब से निकल रहा है, लेना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा, 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा आज का लो। और ऑन द अपसाइड मैंने इनफैक्ट कल के क्लोजिंग शो में कहा था कि 135 के ऊपर जैसे ही ट्रेड होगा, हो गया, हाँ, वो लेना चाहिए। हाँ। तो मुझे लगता है ये 145 तक, मतलब यहाँ से 10 रुपए अपसाइड, 10 रुपए की जगह, हाँ, और 3 रुपए आप रिस्क लीजिए, 10-12 रुपए अपसाइड की व्यू है, पोजिशनल व्यू है 3 रुपए के। तो यानी कि अगर बाजार घुमा तो भागने में ये स्टॉक आगे रहेगा। दोहरा दें अपने टारगेट्स आशीष जी। अनिल जी 144 के टारगेट्स अच्छा, स्टॉक सेम ही आ रहे हैं जी, बिल्कुल। मीटिंग हुई थी दोनों की चलिए, दोनों के टारगेट 144-45 के आसपास और 135 के ऊपर की जो एक ब्रेकआउट की बात कर रहे थे वागले साहब, वो भी आता हुआ दिख रहा है। बाजार नीचे फिसल नहीं रहा, कल के लोस को होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त। देखिए आज का निफ्टी का लो जो है 9479, कल का लो था 9473, तो उसके आसपास से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी कल 23,050 के आसपास का लो बनाया था, 23,055 जी हाँ, और आज 23,113, तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी नीचे आते दिख रही है। एक और स्टॉक ये बड़ी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, इन्फोसिस, क्या तेजी होगी क्या यहाँ पर? जरा चार्ट्स देखिए और FNO के हिसाब से आशीष बताइए। 0.5% इन्फोसिस मजबूत होता हुआ दिख रहा है, 5% यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। सुबह सुबह निफ्टी के स्टॉक्स में जनरली ओपन इंटरेस्ट इतना जल्दी बनता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है तेजी की ट्रेड्स हो रहे हैं यहाँ पर।
अनिल जी, हो सकता है रोलर इफेक्ट हो। मुझे मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ स्टॉक को लेके, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप लास्ट कुछ दिनों में डेवलप हुआ है उसको देखते हुए जब तक 945 के लेवल्स नहीं क्रॉस होते, मुझे नहीं लगता कोई अच्छी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आते हुए देखने को मिलेगी। अगर से तेजी की पोजीशन लेनी भी है तो 945 का एटलीस्ट वेट कीजिए। अगर से ये लेवल निकलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये रहा इन्फोसिस पर। इन्फोसिस के अलावा डेल्टा कॉप, इसमें आज कुछ ब्लॉक्स हुए हैं, 1/4% शेयरों ने हाथ बदले हैं। 149 रुपीज़ के भाव पर ये ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर रखिएगा नज़र। टाटा ग्रुप में टाटा TTML देखिए अब 12% ऊपर है। टाटा मेटेलिक्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है, तो टाटा ग्रुप के शेयरों पर नज़र रखिए। साथ ही कमजोरी की तरफ PC ज्वेलर्स अब आगे बढ़ता हुआ। वागले साहब, चार्ट देखकर बताइए, क्या ये और गिर सकता है? कमज़ोर है आज, 3.5% की गिरावट PC ज्वेलर्स दिखा रहा है। हेमंत, गिर तो डेफिनेटली सकता है, बट मेरे मतलब ऑलरेडी गिर चुका है, तो कंफर्ट नहीं है ये लेवल पे बेचने के लिए। अगर बेचना था तो लगभग 480 482 ये लेवल सही था, ऑलरेडी 471 है, तो उस लिहाज से फाइनेंशियल्स में मुझे मैच कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 487 488 होगा। ओके, और जो नहीं गिरा है जस्ट डायल, वो कमजोर हो सकता है क्या? 1.5% नीचे है, इसके चार्ट्स देखकर बताइए सर। जस्ट डायल हेमंत इतना बेरिश नहीं है। ओके, तो मैं वेट करूंगा। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडोवेल के काउंटर पर भी आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक कमजोर बाजार में बेहद मजबूती के साथ खड़ा है, लगभग 2% मजबूत हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर भी 51,000 शेयरों का एक ट्रेड हुआ 2317 रुपये के आसपास। ओके, तो कल की प्राइस से ऊपर में ट्रेड हुआ, 2317 पर ट्रेड हुआ है, प्रीमियम पर ही ट्रेड हुआ है। और स्टॉक में हालांकि पोजीशन तो नहीं बनी, लेकिन स्टॉक में एक्शन जरूर दिख रहा है। वागले साहब, आप तो बड़े क्लोजली चार्ट्स ट्रैक करते हैं, बताइए यूनाइटेड स्पिरिट्स में कोई बड़ा एक्शन होने की तैयारी है? बेस बना है अनिल जी अराउंड 2260 2280। ओके, और कल मैंने कहा था कि हल्का सा करेक्टिव मूव आएगा तो लेना चाहिए। मुझे लगता है मिला भी मौका वो। हाँ, वो साइडवेज और थोड़ा करेक्टिव मूव आया, आज कल के हाई को ब्रेक कर रहा है, तो यही लेवल है जहां पर लिया जा सकता है। 2320 2330 ये रेंज में स्टॉप लॉस होगा। आज का लो 2275, और मैं समझता हूँ 2450 यहाँ से भी लगभग 125-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ये पोजिशनल व्यू है। तो इस तरह के कारोबार वाले कंपनियां देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। अच्छा, ब्लॉक डील डेल्टा कॉप में भी हुई है, इसके चार्ट देखकर बताइए, क्या इसमें दम है ऊपर जाने के लिए? का लेवल एक बार दिखाने के बाद नीचे करेक्ट हुआ, क्या चार्ज खराब है क्या? आशीष जी ने छींक दिया है। नहीं हेमंत, फिलहाल आशीष जी लगता है भीगते हुए आए हैं, मुंबई में बारिश हो रही है। आशीष जी भीग गए थे आज ऑफिस आते हुए? बताइए हेमंत, आपको अगर ट्रेडिंग व्यू लेना है तो 155 के ऊपर ही ले ले, क्योंकि ये फिर रेंज बाउंड 149 155 में अटक सकता है। अब साइडवेज मूव में एज ए ट्रेडर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस साउथ इंडियन बैंक में क्या हो रहा है? ये बैंक क्यों कमजोर हो रहा है? कल भी रेडार पर आया था, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ा, कल भी कमजोर हुआ स्टॉक। आज फिर से सेम सिचुएशन है, देखिए जहां से खुला वहीं से बिकवाली शुरू होती दिख रही है। इनफैक्ट प्री ओपनिंग सेशन से ही हो रही है, जो चार्ट दिखा रहा है 9 बजे से 9:15 तक, और नीचे खुल के ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है, मतलब अच्छे खासे बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ ये शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। किरण, इसके चार्ट्स बताइए। आपने बैंक से शॉर्ट करने की राय दी थी, जो वो सरकारी थे, लेकिन ये प्राइवेट बैंक साउथ इंडियन बैंक, क्या ये भी फिसल सकता है? इसे भी शॉर्ट करना चाहिए? हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक ही दिखाई दे रहा है, और मेरा निचले स्तर पे करीबन 2650 पे टारगेट देखने को मिलेंगे आपको, और इस ट्रेड के लिए करीबन 28 के स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। सारे के सारे बैंक्स रिलेटिवली वीक ही दिखाई दे रहे हैं अनिल जी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मजबूत हैं। ICICI बैंक 1.5% मजबूत, जो बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है। और ये देखिए बैंक निफ्टी अब आ गया है लाल निशान से हरे निशान में, वो इसी की बदौलत है। और ये स्ट्रॉन्ग बैंक भी है, बड़ा वेटेज भी रखता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ये देखिए, खरीदेंगे क्या अगर सब? यहाँ चार्ट्स थोड़े कन्विंसिंग लग रहे हैं, डेल्टा कॉप में नहीं थे, इसमें है क्या? हेमंत, पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे वन वे यहाँ से फॉल लगती नहीं है, तो वन वे मंदी तो नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा व्यू बेरिश है, लेकिन आपको बाउंस बैक के लिए वेट करना चाहिए, जो कि कम से कम 40-50 पॉइंट निफ्टी में हो। आपने ICICI बैंक की बात की, मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है। 300-302 तक जा सकता है, अभी 292 का ये चल रहा है, जून फ्यूचर्स के लेवल्स में बोल रहा हूँ। 288 का स्टॉप लॉस होगा, तो अब 4 रुपए रिस्क लेके 8 से 10 रुपए इंट्राडे या कल तक का व्यू है। किरण जी, एक्सिस बैंक भी बताइए। देखिए, बाजार को संभालने का काम एकमात्र सेक्टर जो कर रहा है वो
प्राइवेट सेक्टर बैंक ही हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये पूरा पॉकेट देखिए मजबूत होता हुआ, और अब लगता है कि निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। एक्सिस बैंक कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पर? बिल्कुल, फरवरी 2017 से अगर हम सारे के सारे बॉटम ज्वाइन करते हैं तो उनकी लेवल आज के बॉटम के करीब ही आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 490 का। उसके नीचे अगर फिसलता है तभी एक मंदी की रुझान देखने को मिल जानी चाहिए। कल इसको इसके नीचे गया था पर क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर आ गया था। आज सवेरे से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर ये होल्ड करता है 490 लेवल, तो मेरा मानना है कि इधर से करीब 508 512 के लेवल्स भी देखने को मिल पाएंगे। ओके, एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, जरा देखिए वायदा कारोबार में आशीष जी, हिंदुस्तान जिंक में देखिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा है, 5.25 5.5 लाख शेयर कम यहाँ पर नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह बड़ा एक्शन हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर होता हुआ दिख रहा है। क्या राय बन रही है कि खरीदना चाहिए लेवल पर? देखिए क्या चार्ट है, 9.15 से एकदम सस्टेन्ड, एकदम कंप्लीट धीरे धीरे खरीदारी होती दिख रही है। बिल्कुल खरीदना चाहिए अनिल जी, काफ़ी स्टेबल है ये स्टॉक, और लास्ट 4-5 दिनों में अच्छा एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट आज हुआ है और आज ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 266 तक की अपसाइड हिंदुस्तान जिंक कल एक्सपायरी तक हमें होते हुए दिखा सकता है। डाउन साइड में मुझे लगता है 256 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन हिंदुस्तान जिंक में बनाई जा सकती है। और फोर्टिस ये देखकर बताइए किरण जी, बहुत गिरावट हो चुकी है, अब कर्जा इन्होंने भी काफ़ी बड़ा लिया हुआ है और कर्जे वाली कंपनियां देखिए चल रही हैं, हो सकता है कि इनके कर्जे को भी रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। क्या ये दौड़ लगा सकता है आज के दिन? पिछले 3-4 दिन तो काफ़ी मुश्किल भरे रहे, करेक्शन पूरा हो गया लगता है आपको? देखिए, दौड़ लगाएगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि हमने जो गिरावट देखी है पिछले 3-4 दिनों से, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखी है, तो ये एब्सॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हालांकि अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो पिछले 6 महीने के, तो एक एसेंडिंग चैनल पे ये ट्रेड कर रहा है, तो और निचले स्तर पे है ये चैनल के, तो इधर से ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगी। इधर से ऑन द बेस्ट केस सिनेरियो में 184 186 की बात कर सकता हूँ। ओके, गौरांग आपके लिए सवाल अगला है, वो है आरबीएल बैंक पर। जहाँ तक मुझे याद है आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है ये स्टॉक, और 550 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर भी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। 508 के आसपास, 505 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक देखिए लगभग 0.5% मजबूत है, 3-3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है आज वायदा कारोबार में। प्राइवेट बैंक्स में तेजी की जो लिस्ट है उसमें ये भी अब शामिल होता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई और एक्सिस के बाद यहाँ पर मजबूती बनती हुई दिख रही है। ये बताइए इसे खरीदा जाए क्या, सही है पोर्टफोलियो में रखने के लिए? निश्चिंत होकर के खरीदारी करें। 585 से लेकर के 625 तक के लक्ष्य निर्धारित किए, और इसके साथ साथ ये एक नई लिस्टिंग है प्राइवेट सेक्टर बैंक की। इसके साथ साथ और एक लिस्टिंग नई आईपीओ आया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, जो मेरे ख्याल से एफएनओ में शामिल हो रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। और एक नई लिस्टिंग के रूप में महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पर भी हमने हाल ही में एक बाय कवरेज निकाली है। अनिल जी चलिए, तो निश्चिंत होकर खरीदारी करिए, ये शब्द आपने बहुत बढ़िया बताया। और देखिए बाजार में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, और बैंकिंग स्टॉक्स ही बाजार का मूड पहले खराब कर रहे थे और यही अब सुधार भी रहे हैं। बैंक निफ्टी पर एक व्यू लेना चाहता हूं आशीष जी आपसे, बताइए बैंक निफ्टी क्या और दौड़ लगा सकता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है, 50 अंक ऊपर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बढ़ सकता है या फिर आपको लगता है छोटा सा बाउंस है, बाउंस में बेचना चाहिए? कैसे ट्रेड करेंगे इसे? हेमंत, मुझे लगता है बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि पुट कॉल रेशियो बिलो 1 है, और जो कि एक बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि इतने लो लेवल्स पे शॉर्टिंग, मैंने पहले भी कहा, एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़ी गिरावट के साथ बाजार जरूर खुल सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस बाजार के अंदर नजर नहीं आती। जहाँ तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है इसमें बेस्ट प्ले होगा अगर से हम आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पोजिशन बनाते, क्योंकि 4.5% का ओपन इंटरेस्ट में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक सबसे कंफर्टेबल ट्रेड होगा। 287-86 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाइए। ऊपर में मुझे लगता है ये स्टॉक जल्दी 303-304 के स्तरों को क्रॉस कर देगा। तो ये राय है आपके लिए।
बैंक्स पर, और आज सुबह हम बात कर ही रहे थे, देखिए अगर रिकवरी आएगी तो पहले बैंक से आएगी, और बैंक निफ्टी ने ही पहले लाल से हरे निशान में आने की कोशिश की और 40 अंक ऊपर आता हुआ दिखा, तो बैंक निफ्टी की तो रिकवरी साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। लेकिन रिकवरी में एक और स्टॉक बड़ा मजबूत दिख रहा है, वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या यहाँ पर तेजी होनी चाहिए? 2% मजबूत होता दिख रहा है स्टॉक, 2% ओपन इंटरेस्ट बनाए। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग बात गेल के लिए जो कही गई वो ये थे कि जो जीएसटी की दरें हैं उसमें गेल को बड़ा फायदा होगा, लगभग 3.25% के आसपास की गेल की कॉस्ट बचेगी, तो आईजीएल एमजीएल के मुकाबले में गेल को ज्यादा फायदा होगा। गेल के लिए पॉजिटिव खबर है। तो कल भाग भी रहा था, देखिए गेल, अच्छा ओएमसीज भी देखिए कल से रिकवर करना शुरू, हाँ इसी चक्कर में कल तो गेल मजबूत तो दिख रहा है। करेक्शन की शुरुआत भी इसकी पहले हुई थी। हाँ, ये शॉर्ट टर्म अपसाइड है, हालांकि लार्जर ट्रेंड तो अभी भी है, लेकिन ये 375 378 तक बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, आप मारुति के बारे में कह रहे हैं, देखिए ये तो सदाबहार तेजी वाला स्टॉक है, आप जहां खरीदिए आपको ऊपर का लेवल जरूर मिलता है, थोड़ा पेशेंस लगता है। अब अगला टारगेट क्या है? 100 रुपए बढ़ चुका है, स्टॉक ऑफ द मोमेंट, बताइए कितना और भागेगा? हेमंत, जिस दिन ये चलता है 2 दिन का आप समय लेंगे तो ये 150-200 रुपए वन वे जाता है, तो 100 रुपए गए तो और 100 रुपए तो कम से कम ये है। करंटली 7285 वगैरह चल रहा है, जून फ्यूचर्स के भाव है। मैं 7380 की बात करूंगा, तो जो यहाँ से 100 रुपया है, और आप स्टॉप लॉस 7255 का लेके चले तो आप 30 रुपए का रिस्क ले रहे, 100 रुपए अपसाइड है। जय भारत मारुति भी चलेगा नाम मारुति लगा हुआ है, मारुति की हिस्सेदारी भी है, आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा। अच्छा, हमने तो स्टॉक 2020 की टीम में शामिल किया था। मैं जब देखा है कि मारुति के ऊपर बड़ी एग्रेसिव रिपोर्ट आती है, जय भारत मारुति भी भाग जाता है। चलने का दमखम रखता है, थक गया है? नहीं, मेरे को क्लियर संकेत नहीं मिल रहे, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है इस वक्त वो है HDIL। आशीष जी जरा देखिए इस स्टॉक में कोई तेजी का एक्शन दिख रहा है, क्योंकि बैन से मेरे ख्याल से आज बाहर निकला ये, हाँ आज ही बैन से बाहर आया है HDIL का, और तेजी की पोजीशन बनने के थोड़े शुरुआती संकेत तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक देखिए 1.5% मजबूत है, 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट होने के बाद अब पिकअप करते हुए दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 6 लाख शेयर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बताइए कहाँ तक जा सकता है ऊपर ये? 88, 80, 89 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वापस से स्टॉक साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली इस स्टॉक में 2-2.5 रुपए की भी बढ़त, एक क्योंकि लॉट साइज काफी बड़ा है तो एक अच्छी अपसाइड बनती है। ऑन डाउन साइड 86 का एक स्टॉप से पोजीशन लॉन्ग की जा सकती है। ओके, चलिए तो HDIL के ऊपर रखिए नजर, गेल पर रखिए नजर, BPCL, HPCL, IOC, इन तीनों में बेटर कौन सा लग रहा है? किरण, आज भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं IOC, BPCL में बड़ी करेक्शन हो चुकी है और अब एक तेजी बन सकती है। हाँ, लाभ कुछ IOC बेस्ट, हाँ IOC और BPCL। सबसे पहले करेक्शन भी इसी ने शुरू किया था 450 रुपए से। आज देखिए हेमंत, जो आप ये स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक यही रेडार पर रहा था। 1.5% मजबूत हुआ है, 12% ओपन इंटरेस्ट IOC में बढ़ गया है। किरण जी जल्दी से बताइए, आपको तीनों में कौन सा अच्छा लगता है? IOC होगा, जैसे अनिल जी ने कहा कि 12% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, और कल की गिरावट में भी ये कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था। तो मेरा मानना है, और तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट है कि जो स्विंग बॉटम था करीबन मार्च 2017 का, उसके बहुत नजदीक है, यानी सपोर्ट के नजदीक था। तो मेरा मानना है कि सपोर्ट के नजदीक है तो एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। इसका टारगेट करीबन 413 रहेगा। ये पोजिशनल व्यू रहेगा, 2-3 दिन के व्यू से बाय करने की सलाह होगी। अगर अभी कोई बाय करता है तो 391 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा। IOC, HP, BPCL ये तमाम वो स्टॉक है जिन्होंने बाजार के करेक्शन की शुरुआत के पहले ही करेक्शन देना शुरू कर दिया। ये सारे स्टॉक अपने टॉप से 10-15% करेक्ट हो चुके, तो यहाँ से जो रिकवरी आ रही, कल भी आप देखिए कमजोर बाजार में ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर, और आज भी हम ये कह रहे थे कि ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर थोड़े निचले स्तर से रिकवर करने में आगे रह सकते, तो ये स्टॉक्स रिकवरी के लिहाज से काफी बेहतर दिख रहे हैं। और रिकवरी आप देखिए क्या शानदार होती दिख रही है, और वो दिख रही है बैंक निफ्टी में। 85 अंक ऊपर अब बैंक निफ्टी आ चुका है, 1 तिहाई% मजबूत हो चुका है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, ये तमाम इंडेक्स जो हैं वो हरे निशान में आ चुके हैं, तो निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो जो हम बात कर रहे थे कि देखिए खबरें बुरी नहीं है, और बड़े फंड्स की तरफ से जो खरीदारी हुई उससे निचले स्तरों पर सहारा जरूर मिलेगा, तो ये
आप सहारा आते हुए देख सकते हैं। और इस बीच कुछ कुछ मिड कैप्स हैं जो अब अच्छा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक मिड कैप आशीष जी ने चुना है। कौन सा स्टॉक आया आशीष जी आपके रडार पर? मैक्स फाइनेंशियल्स के ऊपर मैंने कहा कि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जनरली जिनके अंदर में साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद जब भी मूव आता है काफी बड़ा आता है। मैंने इसे चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर में लास्ट 4-5 दिनों में बहुत अच्छी पोजीशन का बिल्डअप हुआ है। स्टॉक जैसे ही 622 के स्तरों को निकालेगा तो मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। मुझे लगता है ऊपर में 660 से 680 तक की अपसाइड ये स्टॉक दिखा सकता है। डाउन साइड में 600 का एक स्टॉप लॉस से हमने लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के अंदर रिकमेंड किए और 623 के ऊपर मुझे लगता है कि वापस से पोजीशंस और इसके अंदर में ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा अपू ये स्टॉक करंट लेवल से दिखा सकता है। ओके चलिए, तो मैक्स फाइनेंशियल्स इस पर रखिए नजर। और फोर्टिस देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर अब हो चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस के बाद नीचे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शेयर भी जब मूव देता है तो बड़े देता है, बड़ा लिक्विड जरूर है। किरण कैसा लगता है आपको? कॉनकॉर 2.5% मजबूत है अभी पिछले 2 स्विंग बॉटम से नजदीक, पिछले 2 हफ्ते के अंदर वाले उन्हीं लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। कल ये सपोर्ट्स के ऊपर पूरे दिन कंसोलिडेट किया उसने। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अप मूव देखने को मिल रही है। ये अप मूव मेरे ख्याल से करीबन 1210 तक चलनी चाहिए और अभी अगर लॉन्ग करता है तो 1150 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1166 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1210 के टारगेट्स रहेंगे, पर इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, एक बार रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन वैल्यू है स्लोपिंग चैनल का। तो अगर ये 1210 निकल जाता है तो एक और भी बढ़त देखने को मिल सकती है स्टॉक में। एक स्टॉक जो है हेमंत, आप सुबह सुबह कमजोरी की तरफ पीसी ज्वेलर्स बहुत कमजोर है। ये हमने से गिरा है पूछा, लेकिन बागले साहब के अभी चार्ट्स पर सिग्नल नहीं आया था तो हमने उसको फॉलोअप नहीं पूछा। लेकिन छोड़ दो टाइटन अब हाँ क्या मेरे को लग रहा है टाइटन, क्योंकि पोजीशन है ना पीसी ज्वेलर्स से ज्यादा टाइटन में बनी है शॉर्ट साइड, दोनों में आज दबाव है। हाँ, और टाइटन गिरा 1.25%, जबकि पीसी ज्वेलर्स अब देखिए 4.5-5% गिर गया। अब टाइटन बेचा जाए क्या? हाँ, अभी थम्सअप आया बताओ फटाफट, इससे पहले ये गिर जाए। नहीं, इसके लिए नहीं। कल का जो लो अभी ब्रेक करने की तैयारी है टाइटन में, ओके, जो कि 506-507 है। तो जैसे ही अभी 507.90 जैसे 506 टूटेगा एक फ्रेश मूव की शुरुआत होगी। इसके लिए मुझे टाइटन में इंटरेस्ट है। अच्छा, साथ में पीसी ज्वेलर्स के लिए अगर ये गिरावट देखिए हो तो रही है, अब कौन से लेवल पर ये आके रुक सकता है? क्योंकि 5% बिना किसी न्यूज के शेयर गिर जाना बड़ी बात है। और हमने ये 2% ऊपर आपको बताया था, 2% नीचे ये बताया था। क्या ये और फिसल सकता है अब? और जिसने बेच लिया, चलिए वो क्या जिसने बेच लिया वो 480 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। मैंने क्या बोला कि आपको फाइनेंशियल्स मैच नहीं हो रहे, ठीक बात है, सही वो बात तकलीफ है। डायरेक्शनली तो और भी डाउन डेफिनेटली फिर टाइटन में अब ज्यादा ठीक है। डेफिनेटली टाइटन इज अ बेटर सेट। टाइटन चलिए, टाइटन शॉर्ट करें क्योंकि और ये जिस तरह से दोनों स्टॉक सुबह सुबह गिरे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि या तो बिकवाली या फिर कहीं न कहीं जीएसटी के रोल आउट को लेकर थोड़ा लोगों में डर होगा कि थोड़ा लोग कम खरीदेंगे सोना चांदी, पता नहीं भगवान जाने। तो लेकिन एक स्टॉक लेकिन क्या रिकवरी दिखाकर ऊपर आया है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में देखिए अब एकदम स्टॉक फ्लैट हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट 6-6.5% बढ़कर आया है। गजब। इंटरेस्टिंग ये कि भारतीय इंफ्राटेल एक और स्टॉक है जहां पर ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़कर आया है। स्टॉक में कोई मूव नहीं है, तो ये स्टॉक भी एक एक्शन में साफ तौर पर दिख रहा है। इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं आज सुबह सुबह। अच्छा, आपने जीएसटी की बात करी। देखिए, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा होगा। ये बात साफ तौर पर कल हमें समझा रहे थे नीलेश भाई भी, कोटक वाले। तो आप देखिए रेमंड जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये कुछ पॉकेट्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जहां अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी देखिए बाजार ने रिकवरी दिखाई है तो बैंकिंग स्टॉक्स पे दम पर दिखाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों के दम पर दिखाई है। एसबीआई देखिए अभी भी कमजोर है, तो डर लोगों को अभी भी है, पता नहीं कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़े। एसबीआई जैसा हैवी वेट देखिए आज भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग है, ये आपसे पूछना चाहता हूँ आशीष, ये आईओसी में क्या हुआ? क्योंकि जिस समय हमने कवर किया था तब ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़ा हुआ था, अब ओपन इंटरेस्ट 10% घटा हुआ है। और ये शुरुआती 4-5 मिनटों में निफ्टी के स्टॉक में ये हो रहा है। ये क्या है, एक्सपायरी के पहले कुछ रोल ओवर्स की पोजीशन शिफ्ट होती दिख रही है जिससे ओपन इंटरेस्ट इतना वोलेटाइल हो रहा है?
स्टॉक का प्राइस वोलेटाइल हो तो समझ में आता है, ओपन इंटरेस्ट ना वोलेटाइल हो रहा है करंट सीरीज में, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल एक्सपायरी के चलते और मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा आप रीड करने के में भी कोई सेंस बैठेगा नहीं। अब देखना होगा कि नेट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन क्या हो रहा है। अगर से -10% यहाँ हुआ और नेक्स्ट सीरीज में उतना ही इक्विवेलेंट नंबर्स एडिशन होते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई एक एडिशन लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर, पर एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इंडिकेटर ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें कुछ दे रहा है। गिरता ही जा रहा है। पीसी ज्वेलर्स 5% वाला 6.25% हो गया है, हो क्या रहा है यहाँ पर? किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं चतुर्मोदा साहब, आप ही देखकर बताइए। देखिए बिल्कुल, आप इसको नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे तो जुलाई में 17% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, जबकि जून में अभी तक 2% का दिखा रहा है और दोनों में ही एडिशन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर से हम ये सोचते कि जून में ओपन इंटरेस्ट कम होता और यहाँ पर पे बढ़ता तो शायद हम इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर दोनों में ही ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है और प्राइस में 6% का गिरावट देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव शॉट इनके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है जिसके चलते शायद 440 तक के लेवल्स पीसी ज्वेलर्स दिखा सकता है डाउन साइड में, और अप साइड में मुझे लगता है 472 के एक स्टॉप लॉस से पोजीशंस को, शॉर्ट्स को ट्रेल करना एडवाइजेबल रहेगा। साफ तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं देखिए वो बेच रहे हैं, 6.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, बाजार पर भी नजर रखिएगा, सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप सारे के सारे लाल निशान में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी भी जो 80-90 पॉइंट ऊपर था कुछ ही पलों के लिए रहा, अब देखिए वो भी तेजी से खिसकते हुए तो ऊपर में बिकवाली हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब जाकर देखिए गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। तो बुल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेयर्स हैं वो हावी हैं। ये साफ तौर पर स्क्रीन देखकर तो समझ में आ रहा है। तो तेजी करने वालों ने तेजी करी 3-4 शेयरों को पकड़ के, आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ के, येस बैंक को पकड़ के, लेकिन ऊपर मंदी करने वाले फिर से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जोर आजमाइश जारी रहने वाली है। अपने एक्सपर्ट से लेंगे विदा। एक सवाल और जाते जाते मैं पूछ लूं, वो यूनियन बैंक काफी तेजी से ऊपर आया है, डेज हाई पर आया है। यूनियन बैंक का चार्ट दिखाइए, और ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा बढ़ने में ये स्टॉक आगे दिख रहा है। 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और जिस तरह से रिवर्स हुआ ये स्टॉक। आशीष फटाफट इस पर राय देने जाते जाते जी, इस पे एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। मुझे लगता है 148 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और डाउन साइड में 139.50 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनानी चाहिए। और जुलाई सीरीज में भी हम देख रहे हैं 10.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, जो क्लियरली लॉन्ग साइड पे जुलाई में भी बढ़ रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बेट लॉन्ग साइड पे पीएसयू बैंक के अंदर हो सकता है। और बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट ऊपर से गिर गया। जलते चलते ये भी बता दीजिए बैंक निफ्टी पर अब क्या व्यू है सर? अब देखिए हेमंत, बॉटम के आसपास अगर से जब भी ये रहेगा तो वोलेटिलिटी रहेगी। इंपॉर्टेंट है कि आज का लो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा। अगर से वो नहीं होता है तो मुझे लगता है सेकंड हाफ में आप देखेंगे वापस एक अच्छी रिकवरी बाजार दिखा सकता है। चलिए, नीचे खरीदारी होगी और ऊपर में बिकवाली भी। रोलर कोस्टर राइड, उतार चढ़ाव, तैयार हो जाइए उसके लिए। स्मूथ किसी भी तरफ नहीं है, न नीचे की तरफ न ऊपर की तरफ। थोड़ा बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, जैसे आएगा बिकवाली होगी, जैसे घटेगा कॉन्फिडेंस गिरेगा फिर से खरीदारी होगी। ये है बाजार का ट्रेंड साफ तौर पर दिखता हुआ। चलिए विदा लेंगे आप सभी से। किरण वागले साहब और साथ ही आशीष जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार उतार चढ़ाव के बीच कारोबार कर रहे हैं, आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है भसीन साहब आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़ा होगा करेक्शन थोड़ा, या यहीं से शुरुआत करते हैं खरीदारी की? हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं अनिल, अभी तो शुरुआत है। अभी आपको आज और कल थोड़ा रिप्रीव मिलेगा, लेकिन हमें लगता है जुलाई में 9000, जैसे हमने कहा है, जुलाई के एंड तक आपको 9000 और बिलो जरूर दिखेगा। सो डोंट बी इन अ हरी टू बाय। ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि मार्केट की ब्रेथ इतनी नैरो हो गई कि सिर्फ 7 या 8 लीडर दिखते हैं, बाकी 70% या 80% मार्केट तो बहुत हैवी लॉसेज में है। जून का महीना इज बीन अ वेरी वेरी ट्रेचरस मंथ। निफ्टी आपको 96-97 दिखा रहा है, लेकिन 70% ऑफ मिड कैप एंड पीएसयूज एंड सेलेक्ट स्टॉक्स में बहुत वीकनेस आ चुकी है, और वो शुरुआत है। द ब्रेथ कैन नॉट बी सो नैरो, और हमें लगता है बेस्ट ऑफ फंड फ्लो, बेस्ट ऑफ ग्लोबल पॉजिटिव्स प्ले आउट कर चुके हैं। हम जुलाई के महीने में ग्लोबली करेक्शन है एंड निफ्टी विल ट्रेंड लोअर। और भसीन साहब गुड मॉर्निंग। आपने तो कहा था कि ये सीरीज़ थोड़ी मुश्किल भरी रह सकती है। कुछ दिनों पहले जब आपसे बात हो रही थी तो जनवरी से मई तक में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और अगर यहीं क्लोज हो जाए ये सीरीज़ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। दिक्कत की बात तो है। ये बताइए कौन से पॉकेट्स आपको ज़्यादा दिक्कत भरी नज़र आ रही हैं, जहाँ पर अभी भी आपको लगता है नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं? हाँ, पहली बात तो आपने देखा है कि पीएसयू बैंक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये फ्री फॉल में आ चुके हैं, और इनमें कोई रिप्रीव ही नहीं है। हाँ, एज अ ट्रेडिंग बेट कल हमने एज अ डिस्क्लोजर एचपी, बीपी, आईओसी पे हमारी बाइज रेकमेंड हुई थी, बिकॉज वी थॉट दैट वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैल्यू बाइज है।
बट वहाँ पे काफ़ी पेन है। साथ में आपने देखा है मेटल्स में जो तेज़ी थी वो भी अब पीटर आउट कर रही है। अब एक एफएमसीजी की बास्केट है जहाँ पे आपने सब दारोमदार जीएसटी का लगाया है, हमें लगता है वो मिसप्लेस्ड है, उस तरह के अर्निंग्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और ये आईटीसी लीवर में भी हमें लगता है थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर आ सकती है। ऑटोज में ऑलरेडी हम वीक हैं, तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा लंबा चौड़ा सेक्टर रह जाएगा। हाँ, प्राइवेट बैंक्स आर द बेस्ट प्लेस टू बी, क्योंकि उनको ये पीएसयू बैंक्स जैसे उनको ये हेयर कट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लगता है वहाँ भी वैल्यूएशन बहुत स्टिफ है। तो कंसोलिडेटेड मिड कैप एंड लार्ज कैप्स में हम लगते हैं फॉल आएगा, एंड दैट विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट ये 2-3 महीने चलेगा, ये एक वन ऑफ नहीं होएगा कि मार्केट घटी और एकदम बढ़ जाएगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन स्ट्रोक करेक्शन 2-3 महीने चल सकता है। ओके, अगले 2 से 3 महीने करेक्शन कंसोलिडेशन का रहेगा माहौल। और उसकी क्या वजह सबसे बड़ी भसीन साहब की आपको जीएसटी लग रही है कि जीएसटी की वजह से थोड़ी अनिश्चितता रहेगी और ऐसे में कारोबार पर और बाजार पर उसका असर दिखेगा? हाँ, 2-3 कारण है अनिल जी। एक तो कि आपने ये लेके चल रहे हैं कि अर्निंग्स कैचअप नहीं होंगे, और जो अर्निंग्स होनी थी वहाँ पे जीएसटी का डेफिनेट एक डिसरप्शन आएगा। सेकेंडली 24-25 टाइम आप फॉरवर्ड मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो आई थिंक रीजनेबल नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। थर्डली ग्लोबल रैली, जो ट्रंप रैली या जो भी आप कहें मेटल्स की वजह से, वहाँ पे भी काफ़ी अब अटकलें लग रही हैं, क्योंकि जेनेट येलन ने ऑलरेडी कल भी इंडिकेट किया है कि रेट हाइक इज डेफिनेटली कमिंग। अब हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स में दिखा रहे हैं कि ग्लोबली देयर कैन बी वीकनेस। फोर्थली हमें लगता है कि जो रुपए की स्ट्रेंथ है वो अब काफ़ी प्ले आउट कर चुकी है। वी डोंट सी 64 गेटिंग पास्ड ऑन द डाउन साइड, और अगर ये 65 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। साथ में जो आपके यहाँ एसआईपीज का ये एक हजूम निकला है, हमें लगता है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉल आउट आएगा, एंड म्यूचुअल फंड्स विल बी स्लाइटली अंडर प्रेशर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो ये तो आपने काफ़ी डराने वाली बात बता रहे हैं भसीन साहब। 9000 का निफ्टी, एसआईपीज भी लोग करना थोड़ा हाथ रोकेंगे, ये बताइए। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिर बढ़िया टाइम आने वाला है, अगर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो। गिरावट हो तो कौन सी शेयरों में आप सबसे पहले खरीदारी करना चाहेंगे, ये बताइए। कुछ बढ़िया कोई लिस्ट आपने बनाई हो? हाँ बिल्कुल हेमंत, ये 3-4 महीने मार्केट को कंसोलिडेट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड बन चुका था। और आपको बताएं, जो रिटेल में हम डील करते हैं, काफ़ी लोग अभी 70% को इस महीने में बहुत मुश्किल पड़ी है, बिकॉज वो टॉप 10% जो स्टॉक्स हैं, लीवर, मारुति, आईटीसी, रिलायंस, वो सबके पास नहीं है, और जो बाकी शेयर हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत अच्छा समय है शेयर लेने का। तो हमें लगता है स्टार्टिंग में स्टार्ट करें तो एनबीसीसी, ईआईएल हमारे टॉप पिक्स हैं। दे हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, और गवर्नमेंट ऑर्डर फ्लो बहुत स्ट्रांग है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक ओईएम प्ले है, जो हमने 160, 170, 200, 240, 330 का भाव है। अभी भी हमें लगता है यहाँ से 10% अपसाइड है। माइक्रो फाइनेंस में उज्जीवन, इक्विटास है। और यहाँ पे हम एक डिस्क्लोजर लेंगे, लास्ट ईयर आप ही के यहाँ जून 15 के करीब हमने 7 रुपए में लोगों को जेपी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, और कहा था कि 20 रुपए तक बेचना नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट कैप 1800 करोड़ की हमें लगता था 5000 करोड़ होनी चाहिए। और ये अभी यही हुआ है, जेपी की आज मार्केट कैप 5250 करोड़ हो गई। उसी तरह से एक जूअल और निकालते हैं, रिलायंस पावर, 11,500 की मार्केट कैप है, 1:1.6 डेट इक्विटी है, 78 रुपए बुक वैल्यू है, लाइव एसेट्स हैं, ऑल हिज पावर प्लांट्स आर वर्किंग एट प्राइम लोड फैक्टर। यहां से हम ये कहते हैं एज ए डिस्क्लोजर, हमारी पोजीशन भी है, रेकमेंड भी कर रहे हैं कि इसका भाव मिनिमम आपको 65 और 75 के बीच में होना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये एक डार्क हॉर्स लेके चलिए, एक थोड़ा सा लीवरेज प्ले जैसे भी आपको लेना है, बट दिस विल डेफिनेटली मेक मनी। ओके, अच्छा, जेपी एसोसिएट जिन लोगों के पास हैं पुराने डिलीवरी पड़े हैं, किसी के 50, किसी के 100 के अलग अलग भाव के होंगे ऊपर के, उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए? रिलायंस पावर में कन्वर्ट करो, 20-21 में निकली है, और यहाँ पे तो आपको रिप्रीव मिल रहा है। यू किक द कैन डाउन द रोड के एसेट्स बिकेंगे, और यहाँ रिलायंस पावर तो सारे एसेट्स इन फेज है। कोल, आपको शायद ना पता हो कि कोल एरिया में रिलायंस पावर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर इज एट द लोएस्ट 1.38, और साथ में अब उनको एक बड़ा हैवी ऑर्डर मिल रहा है बांग्लादेश से, जहां एक्सपोर्ट करेंगे। पावर सरप्लस है, एंड वी थिंक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेशन विल बी एट अ वेरी वेरी
वेरी वेरी कॉन्ड्यूसिव लेवल, और इस समय अगर आपको रिस्क ऑफ द टेबल लेना है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्डूट है। तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं 21 और 22 के बीच में जेपी से निकलिए और रिलायंस पावर में आप एंट्री डालिए। तो जेपी से बुक करिए, रिलायंस पावर में स्विच करिए, पैसा आपका बनेगा। 1 साल का नजरिया आपका होना चाहिए। अच्छा सर, जीएसटी के ऊपर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर लूज करेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा होगा। इस थीम के हिसाब से कोई शेयर, कोई पॉकेट जो आपको अच्छी लगती हो शेयर बाजार में? हाँ, तो हेमंत देखिए, डिसरप्शन तो अभी हम विजुलाइज नहीं कर सके क्योंकि पहली बारी है। इसमें प्रॉफिटियरिंग और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जैसे वो कॉन्डूट बनेगा, क्या गवर्नमेंट का इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होएगा, कैसे वो निगरानी रखेंगे, ये सब अटकलियां प्ले आउट करेंगी। एक शेयर हमारा मनपसंद है, 18,500-1900 से आपको रेकमेंड कर रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स। आई थिंक ये शेयर आपको कहीं भी फॉल मिले तो लेना चाहिए। इस पे सिन टैक्स का बहुत कम इम्पैक्ट है। आपने देखा आईटीसी इन द सिगरेट सेक्टर हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ से आपको 50% अपसाइड दे सकता है इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। उसमें सब वर्स्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, और आपने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स, मार्जिन्स हैव एक्सपेंडेड वेरी वेरी स्ट्रांगली ऑन द अपसाइड। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हम रेकमेंड करेंगे। अगर आपको और वीकनेस में एशियन पेंट्स 1025-1050 के पास मिल जाए तो आई थिंक वो भी एक बहुत स्टैंड आउट होएगा, बिकॉज लो फ्यूल प्राइसेस, लो ऑयल क्रूड प्राइसेस विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में थोड़ा डिसरप्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी। ओके, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर गिरावट हो तो फिर खरीदारी करें। आज पेंट्स स्टॉक्स में बड़ी कमजोरी दिख रही है। एशियन पेंट्स भी कमज़ोर है, बर्जर पेंट्स 2.5% कमज़ोर है, यहाँ पर भी मार पड़ती हुई दिख रही है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स तो कमज़ोर हो रहे हैं और इस बीच बाजार फिर से कमज़ोर होने की शुरुआत कर रहा है। 30 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी 9,500 पर फिर से आता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए 9,500 के ऊपर 22 पॉइंट की तेजी बनी है और 9,500 के नीचे 21 पॉइंट की कमजोरी, 9,579 के आसपास, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे की रेंज में 9,500 के दोनों तरफ निफ्टी ने ट्रेड किया। आज की ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच इस वक्त 9,500 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 23,322 और 23,113 ये रेंज रही है, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज रही है बैंक निफ्टी की, और उस रेंज के बीचों बीच बैंक निफ्टी 23,200 के आसपास ये ट्रेड 210-12 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच है बाजार, तो दोनों तरफ दिशा की तलाश में है। थोड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मिड कैप शेयरों में नुकसान अब भी है। मिड कैप शेयरों में वो रिकवरी नहीं आई जो बैंक निफ्टी में आने की संभावना बनी थी, वो निफ्टी में बनी थी। 720 शेयर ही मजबूत इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, जबकि 900 शेयरों में नुकसान के साथ इस वक्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो ये इस वक्त का रुझान है आपके लिए। बैंक्स में जैसा आपने एनबीएफसी, इक्विटास, उज्जीवन की बात की, लेकिन क्या अब भी ये वक्त है कि सरकारी बैंक बेचकर प्राइवेट बैंक्स में शिफ्ट कर लिया जाए या इंतजार करना ठीक है? नहीं, देखिए, आप बॉटम अप फिशिंग करते हैं तो हमारे को कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत पसंद है, लेकिन इनमें कुछ समय तक अटकली लग सकती है कि मर्जर होएगा नहीं होएगा, कैसे आगे चलेंगे। मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, लास्ट 2 क्वार्टर में रिजल्ट स्टैंड आउट है और आगे जाते हुए उनको प्रोविजनिंग की इतनी नॉर्म नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने AQR का प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्ट है, तो हम ये दोनों शेयर रिकमेंड करेंगे। मगर अनिल जी, हम ये कहेंगे कि अगले 6 महीने तक अच्छा सा सिप कीजिए इनमें, सो दैट यू गेट अ गुड एवरेज। उसी तरह से एज अ डिस्क्लोजर हम 5-6 लार्ज कैप फार्मा शेयरों में भी सिप करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगता है कि वो एक अच्छे प्रॉक्सी होंगे एज अ डिफेंसिव ट्रेड, गिवन दैट वहाँ पे ओबामा केयर और हेल्थ केयर बिल में बहुत अटकली है एंड इट विल नॉट बी पास्ड इन द प्रेजेंट फेज। एंड आई थिंक एक जेनरिक प्राइसिंग पे एक प्रेशर जो है वो सीज करेगा एंड डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब वो 4 या 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसमें आप अगर ये एक अच्छा सिप कीजिए, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन, फाइजर, औरोबिंदो, इन 5-6 शेयरों में तो आपको डेफिनेटली एक अपसाइड बाय द एंड ऑफ द ईयर दिखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार पर अपनी राय और दिशा देने के लिए। मिला जुला कारोबार, बाजार में कल की तेज गिरावट के बाद संभलने की कोशिश होती दिख रही है। 9,500 के आसपास का कारोबार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी बाजार का एक्शन लेकर आएंगे हर्षदा। छोटे से ब्रेक के बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।